की क्लास जहां पर रुकी थी वहीं से पुनः प्रारंभ होगी। हम लोगों ने 1857 के विद्रोह पर काम किया। 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद 1858 का एक्ट आया। 1858 के एक्ट के तहत हमने देखा कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। पहली बात, 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे भारत का वायसराय कहा गया। इसके साथ भारत में एक नवीन पद का सृजन किया गया जिसे हम लोगों ने भारत राज्य सचिव का नाम दिया। भारत राज्य सचिव, इसे हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। हमसे पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया। तो 1858 का अधिनियम है। फिर हमसे ये बात पूछा जाता है कि बताइए वो कौन सा अधिनियम है, वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत भारत राज्य सचिव के पद का सृजन किया गया, जिसे हम लोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के नाम से जानते हैं। तो 1858 का अधिनियम है। इसके बाद जब हम लोग आगे देखते हैं तो इसी 1858 के अधिनियम को हम लोग महारानी का अधिनियम कहते हैं, या इसी को हम लोग क्राउन का शासन कहते हैं। महारानी का अधिनियम या क्राउन का शासन, इसका कारण यह है कि जो 1858 का अधिनियम था यह महारानी विक्टोरिया के आदेश पर बनवाया गया था। ये बात हमसे पूछी जाती है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया थी। और ब्रिटेन की संसद में, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में पॉम स्टर थे। पॉम स्टर। हमसे पूछा जाता है कि बताइए जब 1857 का विद्रोह हुआ तब ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। और जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे पॉम स्टर। कौन थे? पॉम स्टर। तो हमने देखा जो 1858 का एक्ट है, 1858 का एक्ट है, इस एक्ट को महारानी के दरबार में तैयार किया गया, महारानी विक्टोरिया के दरबार में बनाया गया। इसलिए हम लोगों ने इसे महारानी का अधिनियम या क्राउन का शासन, या हम लोग इसे राजशाही एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत हमने देखा कि महारानी ने इस बात को एनालाइज किया, उन्होंने महसूस किया कि भारत की जनता को कुछ ना कुछ कष्ट है जिसके कारण इस व्यापक स्तर पर विद्रोह हुआ। तो इस कष्ट को समझते हुए उन्होंने भारतीय जनता की समस्या को सुनने के लिए एक नया पद बनाया जिसे हम लोगों ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया या भारत राज्य सचिव का नाम दिया। इसी के साथ साथ जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग। हमसे पूछा जाता है कि भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले या प्रथम वायसराय के पद पर लॉर्ड कैनिंग को बैठाया गया। क्लियर है बात? तो जब हम 1858 के एक्ट को पढ़ेंगे तो इन छोटी छोटी बातों को अपने जहन में रखें। इसके बाद 1858 के अधिनियम के बाद हम लोग देखते हैं हमें 1861 का अधिनियम मिलता है। 1858 के अधिनियम के बाद हमें 1861 का अधिनियम मिलता है। इसे हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के नाम से जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861, या इसी को हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के नाम से जानते हैं। जब हम 1861 के अधिनियम को देखते हैं तो इसमें कुछ बातें हमारे जहन में आती हैं, जैसे भारत में जो विभागीय प्रणाली है, भारत में जो
डिपार्टमेंटल सिस्टम है, उस डिपार्टमेंटल सिस्टम को 1861 के अधिनियम में लागू किया गया। आपसे पूछा जाता है कि भारत में डिपार्टमेंटल व्यवस्था या विभागीय प्रणाली किस अधिनियम के तहत लाई गई, तो हमें पता चला कि नहीं, ये 1861 का 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके तहत। दूसरी बात, इसी में हम लोग देखते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई वायसराय को, जो ऑर्डिनेंस जारी करने के पावर दिए गए वायसराय को, वो 1861 के अधिनियम के तहत है। तो हमसे पूछा जाता है कि विभागीय प्रणाली का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, 1861 के अधिनियम के तहत। अध्यादेश जारी करना किस अधिनियम के तहत है, या अध्यादेश का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया, तो 1861 के अधिनियम के तहत। जब हम अध्यादेश को देखते हैं तो इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें देख लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। जब हम लोगों से अध्यादेश की बात करता है या ऑर्डिनेंस की बात करता है, तो हम लोग सबसे पहले अध्यादेश को, ध्यान दें, अध्यादेश को हम लोग सबसे पहले 1861 के अधिनियम में देखते हैं। इसके बाद इसी अध्यादेश का विस्तार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में देखते हैं। ध्यान दें, हम अध्यादेश की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस या अध्यादेश सबसे पहले हमें जिस एक्ट में मिलता है वो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है। हमसे पूछा जाएगा कि अध्यादेश का उल्लेख पहली बार किस अधिनियम में किया गया, तो 1861 के अधिनियम में किया गया। फिर इसी अध्यादेश का विस्तार किया गया कि किन परिस्थितियों में अध्यादेश लागू होगा और आखिर अध्यादेश होगा क्या, इस बात को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। और 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। जब यही बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई तो हमने देखा कि जो अध्यादेश है इसको आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जारी करता है, और अनुच्छेद इसी से बना लेता हूं मैं 213, इन दोनों को मिला के लिख लिया, 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है, गवर्नर। अब देखिए, अगर हमसे ऑर्डिनेंस के बारे में बात करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कभी अध्यादेश के बारे में एग्जाम में प्रश्न आए, तो अध्यादेश में आपको दो चीजें याद रखनी है। पहला, अध्यादेश किस अधिनियम में पहली बार मिला, 1861 के अधिनियम में। उसका विस्तार किस में मिला, 1935 के अधिनियम में। फिर हमसे यह पूछा जाता है कि वो कौन सा अनुच्छेद है या वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो आर्टिकल 123। और किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, 213। तो अध्यादेश के लिए हमें इतनी बातों का ध्यान रखना है। इतनी बातों से हम कथन कारण का क्वेश्चन भी तोड़ लेंगे और जो वनडे एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं उनको भी देख लेंगे। इसको लिख लें कहीं पे या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोगों ने 1861 के अधिनियम की बात की। इसमें आपको दो बातें याद रखनी है, विभागीय प्रणाली का गठन और अध्यादेश जारी करने की शक्ति। इसके बाद जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को 1861 के बाद हमें 1892 का अधिनियम मिलता है। इस पर हम लोग बजट पर बहस डिबेट ऑफ द एनुअल बजट, जो बजट पर बहस प्रारंभ हुई वो 1892 के अधिनियम के तहत हुई। जब हम लोग बजट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं अपने यहां, तो हम देखते हैं कि 1860 में 1860 में लॉर्ड
कैनिंग के कहने पर भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने तैयार किया। ध्यान दें, जैसे बजट की बात करें कि भारत में पहली बार बजट का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया, तो 1860 के अधिनियम में किया गया। सॉरी, किस अधिनियम में किया गया, या आपसे पूछे कि भारत में पहला बजट कब तैयार किया गया, तो 1860 में तैयार किया गया। और इसे किसने तैयार किया? जेम्स विल्सन ने। किसके कहने पर? लॉर्ड कैनिंग के कहने पर। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय थे। उन्होंने कंपनी की आय व्यय का ब्यौरा तैयार करने के लिए बजट को तैयार करने के लिए कहा, और ये जो तैयार करने का काम सौंपा जेम्स विल्सन को सौंपा। तो हमसे पूछा गया कि भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसे मानते हैं? जेम्स विल्सन को। और किसने बजट तैयार करवाया? लॉर्ड कैनिंग ने। कब? 1860 में। इसी 1860 के बजट पर जो बहस प्रारंभ हुई, डिबेटिंग ऑफ एनुअल बजट, वो 1892 के अधिनियम में। तो हमसे पूछा जाएगा कि बजट पर बहस किस अधिनियम के देन है, तो 1892 के अधिनियम के देन है। किसके देन है? 1892 के अधिनियम। क्लियर है बात इतनी? इसके बाद हम लोग देखते हैं 1892 के अधिनियम के बाद हमें 1909 का मार्ले मिंटो सुधार मिलता है। मार्ले मिंटो सुधार। इसमें हमें एक चीज याद रखनी है, पृथक निर्वाचन मंडल। पृथक निर्वाचन मंडल, बस ध्यान दें, इन पूरे अधिनियमों की जान है ये शब्द। अगर हमसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार की कभी बात करेगा तो पृथक निर्वाचन मंडल का ही उल्लेख करेगा। मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की बात जो कही गई वो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में कही गई। तो हमसे पूछा जाएगा कि पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909 के अधिनियम। क्लियर है बात? इसके बाद ध्यान दें, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है वो एक बार देख लें। हम एक बार इस बात को पुनः दोहरा देते हैं कि हमें अपने एक्ट में किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे जब हमने 1858 का एक्ट देखा तो इसमें हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, वायसराय और भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। यानी इस अधिनियम में हमें दो बातें याद रखनी है। पहला कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा गया, 1858 का अधिनियम। फिर वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया गया, 1858 का अधिनियम। इसके बाद हमें एक एक बात इसकी याद रखनी है, 1861 का अधिनियम। इसमें हमने देखा अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जिसे कहते हैं, और विभागीय प्रणाली का गठन। अब हमसे पूछेगा डिपार्टमेंटल व्यवस्था, जो डिपार्टमेंटल सिस्टम है, और जो ऑर्डिनेंस है, ये किस अधिनियम की देन है, 1861। तो 1861 के अधिनियम में हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है एग्जाम के नजरिए से। पहली, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और दूसरा, विभागीय प्रणाली का गठन। इसके बाद 1892 का अधिनियम, इसमें हमें सिर्फ जो वार्षिक बजट है, बजट पर बहस हमें याद रखना है, बजट पर बहस। ध्यान दें, इसके बाद जो हमारा 1909 का
मार्ले मिंटो सुधार है। ये कभी कभी एक नाम से भी पूछे जाते हैं, ध्यान दें, जैसे इसका नाम ही है मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार। इसमें हम जो बात पढ़ेंगे वो है पृथक निर्वाचन मंडल की बात। कौन सी? पृथक निर्वाचन मंडल की बात। इसके साथ साथ मुस्लिम संप्रदाय के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की बात कही गई। इतनी बातें हमें इसमें देखनी है। इसके बाद जब हम एक्ट को देखेंगे, इसको कहीं लिख लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हमें एक्ट की एक एक दो दो बातें ही क्लियर करनी है, ध्यान रखें। एक्ट में बहुत सारी बातें हैं, आप उनको पढ़ भी सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें कुछ बातें ही याद रहती हैं और कुछ बातें ही एग्जाम में आती हैं। तो जो बातें एग्जाम में आती हैं सबसे पहले हमें वो तैयार होनी चाहिए। उसके बाद इनकी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक एक्ट की। सबसे पहले हम अपने एग्जाम को फोकस कर लें और जो एग्जाम का मेन सिलेबस है उसको टारगेट कर लें। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोगों ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को देखा। उसके बाद हमें 1919 का एक एक्ट मिलता है जिसे हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं। जो चैम्सफोर्ड थे ये भारत के वायसराय थे और जो मॉन्टेग्यू थे ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के पद पर थे। इसलिए इन दोनों लोगों को मिलाकर जो पद बनाया गया, वो जो एक्ट बनाया गया उसका नाम रखा गया मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इसके तहत हम लोगों ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को देखा, द्वैध शासन प्रणाली को देखा, द्वैध शासन प्रणाली को देखा। अब हमसे इस एक्ट में पूछेगा कि बताइए वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। तो हमसे पूछेगा मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम किस अधिनियम को कहा जाता है या कब आया, तो 1919 में। फिर पूछेगा मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909 में। क्लियर है बात? इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोगों को मिलता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। जब 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट की बात करते हैं तो ध्यान दें, जो व्यवस्था 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई उसे 1935 के अधिनियम में प्रांतों से हटाकर संघ में लागू कर दिया गया। अब हमसे पूछेगा संघ में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई। तो संघ में द्वैध शासन प्रणाली 1935 के अधिनियम के तहत। देखिए दोनों में अंतर। अगर हमसे पूछेगा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू की गई, तो 1919 के अधिनियम के तहत। फिर कहेगा संघ में, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को हटाकर संघ में द्वैध शासन प्रणाली लगा दी गई। तो हमसे पूछेगा कि संघ में द्वैध शासन प्रणाली कब लगाई गई, तो 1935 के अधिनियम के तहत। इसके बाद हम लोग जो संघीय न्यायपालिका पढ़ते हैं, जो संघीय न्यायालय की व्यवस्था देखेंगे वो हम लोग 1935 के अधिनियम के तहत देखेंगे।
हमसे पूछेगा कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1935 के अधिनियम के तहत। इसी तरह से जब हम लोग संघीय बैंकिंग व्यवस्था को देखेंगे तो जो आरबीआई की स्थापना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना है, वो भी हम लोग 1934 के आरबीआई एक्ट के तहत करेंगे, लेकिन इसकी स्थापना भी 1935 में होगी। अगर हमसे पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की जो स्थापना हुई, जो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, वो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। इसके साथ साथ 1935 के अधिनियम को जब आप देखते हैं तो 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत, यानी 1935 के अधिनियम को जब आप देखते हैं तो इसमें आप देखते हैं इस अधिनियम में कि जो भारत और म्यांमार को अलग किया गया। हमसे पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत भारत को म्यांमार से अलग किया गया या म्यांमार को भारत से अलग किया गया। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट के तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया और इनके बीच जो सीमा का निर्धारण करता था वो अराकान योमा पर्वत था। क्या था भाई? अराकान योमा पर्वत। अब हमसे पूछेगा कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा कौन सा पर्वत बनाता है, तो अराकान योमा पर्वत बनाता है। और ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पूछेगा तो कहेगा बताइए वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है या 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। और अराकान योमा पर्वत की जब आप सबसे ऊंची चोटी देखते हैं तो हमें मिलती है विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के नाम पर ही रखा गया है इसे। जैसे हमसे पूछ रहे कि अराकान योमा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो विक्टोरिया। और अराकान योमा पर्वत किन देशों को अलग करता है, तो भारत को म्यांमार से अलग करता है। अगर हमसे पूछे वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत म्यांमार को भारत से अलग किया गया, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट की जब आप बात करते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लगी थी 1919 में, उसे समाप्त करके संघ में लगाया गया। दूसरी चीज, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जितना भी फेडरल सिस्टम है, जितनी भी संघीय व्यवस्था है, वो सब हमको 1935 के अधिनियम में देखने मिले। चाहे वो संघीय न्यायालय हो, चाहे संघीय बैंकिंग हो, चाहे वो संघ में द्वैत शासन प्रणाली हो। इसके साथ साथ प्रांतीय स्वायत्तता का उल्लेख भी 1935 के अधिनियम में। अगर हमसे पूछे कि प्रांतीय स्वायत्तता का उल्लेख किस अधिनियम में है, तो 1935 के अधिनियम में है। इसके साथ साथ जो हम लोग संघ सूची पढ़ते हैं, राज्य सूची पढ़ते हैं और संवर्ती सूची पढ़ते हैं, इन तीनों सूचियों का उल्लेख भी 1935 के अधिनियम में है। क्लियर है बात? इसके बाद आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के बाद हम लोग देखते हैं जब हम लोगों ने किन किन एक्टों पर काम किया। हम लोगों ने सबसे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा, फिर 1784 के पिट्स इंडियन एक्ट को देखा, फिर हम लोगों ने जो मेन थे 1813 का एक्ट देखा, 1833 का एक्ट देखा, 1853 का एक्ट देखा। इसी बीच में हमने 1854 का वुड डिस्पैच भी देखा, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने 1857 के विद्रोह की भी थोड़ी सी चर्चा की, और फिर 1858 का अधिनियम देखा, और फिर हम लोगों ने 1861 के अधिनियम को देखा। 1861 के बाद हम लोगों ने 1892 के अधिनियम को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने 1909 के पार्लियामेंटो सुधार को पढ़ा, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को पढ़ा। अभी हम लोगों ने 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट या भारत शासन अधिनियम की चर्चा की, जिसमें संघीय न्यायालय, संघीय बैंकिंग, संघ में द्वैत शासन प्रणाली, प्रांतीय स्वायत्तता, भारत और म्यांमार को अलग करना, इन चीजों को पढ़ा। इसके बाद हम लोग 1940 का अगस्त प्रस्ताव पढ़ते हैं। अगस्त प्रस्ताव ये अपने नाम से पूछे जाने वाले एक्ट हैं, ध्यान रहे हैं।
जैसे नाम से पूछे जाने वाले एक्ट कौन से हैं देखें, जैसे आपका ये है मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम, ये आपका मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार ध्यान। इसके साथ साथ आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये ध्यान दें। हमसे नाम से पूछे जाने वाले एक्ट हम क्यों याद करते हैं, इसका रीजन है, एक तरफ आपको टाइम पीरियड दे देता है, दूसरी तरफ आपको एक्ट दे देता है, इसलिए हम लोग नाम से भी कुछ एक्ट को याद रखते हैं। जैसे इसके बाद लगभग सभी नाम से जाने जाने वाले एक्ट हैं, जैसे 1942, इसमें हम लोग क्रिप्स मिशन को देखते हैं। क्रिप्स मिशन 1945, वैवल योजना 1946, कैबिनेट मिशन 1947, माउंट बैटन योजना। ध्यान दें, अब ध्यान दें, जैसे एक तरफ आपका ना सन लिखा हुआ है, टाइम पीरियड लिखा हुआ है, दूसरी तरफ एक्ट का नाम लिखा हुआ है, या उस योजना का नाम लिखा हुआ है, या उस अधिनियम का नाम लिखा हुआ है, तो अधिनियमों के नाम से या योजनाओं के नाम से या एक्ट के नाम से जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें ये नाम है। जैसे पूछेगा माउंट बेटन योजना कब आई, तो जून 1947 की। पूछेगा कैबिनेट मिशन कब आया, मार्च 1946। वेवल योजना कब आई, जून 1945। क्रिप्स मिशन कब आया, मार्च 1945। ये केवल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, इंडियन हिस्ट्री में भी काम आता है। अक्सर सुमेलित करने के लिए आ जाता है, या पूछ लेता है निम्न में से कौन सी योजना पहले आई, या निम्न में से योजनाओं का सही क्रम क्या है, तो टाइम पीरियड के आधार पर सेट करिए। यूपीएससी इस तरह से आपसे ज्यादा पूछता है कि निम्न में से कौन सी योजना पहले आई, या योजनाओं का सही क्रम क्या है, या सुमेलित करिए। इसलिए हम लोग जो योजना या जो एक्ट या जो अधिनियम अपने नाम से जाने गए उनको हम अलग लिख लेंगे। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है पार्लियामेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, अगस्त प्रस्ताव और आपका रेगुलेटिंग एक्ट। इतना तो हमको रखना है। ध्यान दें, जब हम लोग संविधान सभा की चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन को देखते हैं। कैबिनेट मिशन, ध्यान दें भाई, हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हम लोग सर स्टीफर्ड क्रिप्स का नाम पढ़ते हैं, एवी अलेक्जेंडर का नाम पढ़ते हैं, और पैंथिक लॉरेंस का नाम पढ़ते हैं। लॉरेंस का नाम, ध्यान दें, ये नाम क्यों हमने बताया, ये नाम इसलिए बताए गए कि आपसे पूछा जाता है कि जब मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया, उस समय कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग शामिल थे। तो कैबिनेट मिशन में हम लोग देखते हैं जो नौसेना प्रमुख हैं वो अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर है, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के पद पर हैं भारत
राज्य सचिव के पद पर है वो पैंथिक लॉरेंस है। और जो व्यापार कर बोर्ड है उसके अध्यक्ष हमें मिलेंगे सर क्रिप्स। तो हमें एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पर यह मिलेगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। फिर हमसे पूछा कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था। तो सर स्टीफर्ड क्रिप्स हैं, पैंथिक लॉरेंस हैं और एवी अलेक्जेंडर है। जो एवी अलेक्जेंडर है ये नौसेना प्रमुख थे और जो पैंथिक लॉरेंस है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया के नाम से जाने जाते थे, भारत राज्य सचिव के पद पर थे। और जो ट्रेड टैक्स बोर्ड के प्रमुख थे, व्यापार कर बोर्ड के प्रमुख थे सर क्रिप्स, जिन्हें हम लोग स्टीफर्ड क्रिप्स के नाम से भी जानते हैं। इसी कैबिनेट मिशन ने भारत में पहली बार सफल संविधान सभा का गठन किया। ध्यान दें, सफल शब्द क्यों लिखा। सफल शब्द इसलिए कि अगस्त 1940 को भी यह प्रयास किया गया कि भारत के लिए संविधान बनाया जाए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मार्च 1942 के क्रिप्स मिशन में भी इसी प्रस्ताव को दोहराया गया, इसी प्रयास को दोहराया गया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन में इस बात को सफलता मिली, इसलिए हम लोग लिखते हैं सफल संविधान सभा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में सफल संविधान सभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, तो मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। और कैबिनेट मिशन में लोग कौन कौन मिले, सर स्टीफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। जब हम लोग अपनी संविधान सभा को देखते हैं, ध्यान दें, जब हम लोग अपनी संविधान सभा को देखते हैं, जब हम लोग अपनी संविधान सभा को देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होते हैं। ध्यान दें, इसमें ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य, देसी रियासतों से 93 सदस्य और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य। ध्यान दें, जब हम लोगों से पूछा जाता है कि मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा बनी उसमें कुल कितने लोग थे, तो जब आप इनको टोटल करेंगे तो आपको टोटल 389 सदस्य मिलेंगे। टोटल जो मिलेंगे, कुल जो मिलेंगे वो 389 सदस्य मिलेंगे। तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए हमारी संविधान सभा में कुल कितने लोग थे, तो 389 लोग थे। फिर पूछेगा ब्रिटिश प्रांतों से कितने लोग थे, ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य थे। ये ब्रिटिश प्रांत वो प्रांत थे जो अंग्रेजों के पूर्णता नियंत्रण में थे। अंग्रेजी शासन सत्ता के अनुसार यहाँ का पूरी तरह से शासन संचालित था। देसी रियासतों से 93, देसी रियासतों से तात्पर्य था जहां राजे थे, रजवाड़े थे, नवाब थे, उन्हें हम लोग देसी रियासतों में रखते हैं। देसी रियासतों से 93 सदस्य और 4 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे। ये 4 चीफ कमिश्नरी के जो क्षेत्र हैं, इसके लिए हम लोग एक शब्द लिख लेते हैं KDMA। KDMA इसलिए लिखते हैं कि इससे हमें पता रहता है कि कुर्ग है, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, दिल्ली है, मारवाड़ है और मारवाड़ के साथ ही जुड़ा था
आमेर, इन दोनों को मिला के हम लोग एक रखते हैं। और इनके साथ जुड़ा था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ध्यान दें, अगर हमसे पूछा जाता है कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन से थे, कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, दिल्ली, मारवाड़, आमेर और बलूचिस्तान, तो केडीएमए कहते हैं। कुछ लोग अपनी सुविधा के लिए यहां पर एक शब्द का और इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द भी आप देख सकते हैं, जैसे ABCD। इसमें आपको आमेर मिलेगा, बी से आपको बलूचिस्तान मिलेगा, बलूचिस्तान, और सी से आप कुर्ग लिख सकते हैं, और डी से दिल्ली लिख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में भी आमेर के साथ आपको मारवाड़ रखना पड़ेगा इस कंडीशन में। तो आप चाहें तो केडीएमए लिख लें और आप चाहें तो ABCD लिख लें। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब यह है कि ये चारों क्षेत्र हमारे दिमाग में रहने चाहिए, क्योंकि यहां से जनरल प्रश्न बना देता है। तो हमसे पूछेगा 4 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र कौन से हैं, तो आमेर है, बलूचिस्तान है, कुर्ग है और दिल्ली। आमेर के साथ ही मारवाड़ शामिल था। तो हमसे पूछेगा कि बताइए संविधान सभा में कुल कितने लोग थे, तो 389 लोग थे। ये 389 लोगों में जो 292 थे ब्रिटिश प्रांतों से थे, और ब्रिटिश प्रांतों से इन्हें निर्वाचित किया गया था, और जो देसी रियासत के लोग थे उन्हें मनोनीत किया गया था। हमसे यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए जो संविधान सभा बनी जिसमें 389 लोग थे, उसमें कौन से लोग मनोनीत किए गए थे, तो देसी रियासतों के लोग जो 393 थे वो मनोनीत किए गए, और जो ब्रिटिश प्रांतों से 292 लोग थे वो निर्वाचित किए गए, और 4 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र थे। 4 चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र में आमेर मिलता है, साथ में उसके मारवाड़ मिलता है, बलूचिस्तान मिलता है, कुर्ग मिलता है और दिल्ली मिलता है। इससे हमारी संविधान सभा बनती है, और संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होते हैं। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब आगे देखते हैं। जब हम लोगों की संविधान सभा बन जाती है तो हम लोग अपने संविधान सभा की बैठकों को आयोजित करते हैं। तो देखते हैं किस बैठक में हमने क्या किया। ध्यान दें, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। इस बैठक में जो 389 लोग थे, संविधान सभा में जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसलिए हम लोगों ने यहां पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उठाया, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो हमसे पूछा जाता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 को, और इसका अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहले अस्थायी अध्यक्ष। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक
उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ध्यान दें, हमसे अगर पूछ ले कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अब हमसे पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया। अब हमसे यह पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है, इसे हम लोग कई नामों से जानते हैं। ध्यान दें, जब आप अपने उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो आप इसे कई नामों से जानते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग संविधान का दर्शन कहते हैं। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं और इसी प्रस्तावना को हम लोग उद्देशिका कहते हैं। तो ध्यान दें, अगर हमसे यह पूछा जाए कि उद्देश्य प्रस्ताव को किन किन नामों से जाना जाता है, इसे हम प्रस्तावना कहते हैं, इसे हम संविधान की आत्मा कहते हैं और इसे संविधान का दर्शन कहते हैं। ध्यान दें, यहाँ दो चीजें याद रखें। अगर हमसे प्रश्न ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32, जिसे हम लोग संवैधानिक उपचार के नाम से जानते हैं, जिसके तहत हम लोग रिट जारी करते हैं, जैसे परमादेश है, मैंडमस अधिकार प्रेक्षा है, क्यू वारंटो, इसके साथ साथ बंदी प्रतीक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है। इन 5 रिटों को जारी किया जाता है। तो अगर हमसे ये केवल क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा हम लोग उद्देश्य प्रस्ताव को कहते हैं। अगर हमसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 आगे जब हम लोग मूल अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से पढ़ेंगे कि अनुच्छेद 32 क्या है। तो अगर हम लोग इतने को देखें तो इसमें हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और उसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ 22 जनवरी 1947 को और उद्देश्य प्रस्ताव के नाम के रूप में प्रस्तावना मिला, संविधान का दर्शन मिला, संविधान की आत्मा मिली। क्लियर है बात इतनी? इसके बाद अगर हम इसके बाद आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया, अर्थात संविधान के कुछ अनुच्छेदों को इस समय लागू कर दिया गया। लगभग 15 अनुच्छेद लागू किए गए, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, आर्टिकल 324, आर्टिकल 366, 367, इस तरह से कुछ अनुच्छेद इस समय लागू किए गए। तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए हमारा संविधान कब अंगीकार किया गया या कब अल्प रूप से स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और पूछा जाए इस समय कितने अनुच्छेद लागू किए गए, तो लगभग 15 अनुच्छेद इस समय लागू कर दिए गए। इसके बाद 24 जनवरी 1950, ध्यान दें, ये वास्तव में संविधान सभा की अंतिम बैठक कही जा सकती है, क्योंकि इस समय संविधान सभा के सभी लोगों ने
संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब ध्यान दें, अगर डेटों से क्वेश्चन बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो यहां से बना देगा, सुमेलित करने वाले देगा तो एक तरफ डेट दे देगा, एक तरफ आपको काम दे देगा। तो हम लोग एक तरफ से देख लेते हैं। अगर संविधान सभा की पहली बैठक देखें तो 9 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। इसके बाद हमने देखा उद्देश्य प्रस्ताव के नाम क्या क्या हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार किया गया, मतलब अल्प रूप से स्वीकार किया गया। 22 जनवरी 1950 को वास्तव में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस समय संविधान सभा को डिसॉल्व कर दिया गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़े। आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। इसके बाद जब हम लोग संविधान सभा के इतने कामों को देख लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा में हमें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति मिलती है। प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। ध्यान दें, जब हम प्रारूप समिति को देखने जाते हैं तो थोड़ा सा संविधान के प्रारूप के बारे में जान लें। जब हम संविधान के प्रारूप की चर्चा करते हैं तो वास्तव में एक नाम हमें मिलता है बी.एन. राव का। इन्हें हम लोग संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी जानते हैं। जो बी.एन. राव हैं, ये संवैधानिक सलाहकार है। बी.एन. राव हमारी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये केवल एक सलाहकारी सदस्य के रूप में एज ए कंसल्टर, एज ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कंसल्टर के रूप में काम करने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में उसकी देखरेख की। इन्हीं के दिशा निर्देशन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी 6 सदस्यीय टीम संविधान का प्रारूप बना रही थी। इनकी देखरेख में काम हो रहा था। ये पेशे से एक आईसीएस अफसर थे। और अगर आप बात करें म्यांमार तो म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन को भी तैयार करने में इनकी बड़ी भूमिका रही है। बी.एन. राव, हमसे पूछा जाता है बी.एन. राव क्या थे, तो संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने ना तो वेतन लिया, ना ही किसी प्रकार के अन्य सुविधाओं का उपभोग किया। ये आईसीएस अफसर के पद पर तैनात थे, लेकिन ये भारत के संविधान के निर्माण में विशेष भूमिका निभा रहे थे। और जब हम लोगों ने प्रारूप समिति को देखा तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे संविधान का प्रारूप बना वो किसकी देखरेख में बना, तो बी.एन. राव की देखरेख में बना। इसीलिए कभी कभी प्रारूप समिति में बी.एन. राव को दे दिया जाता है। बी.एन. राव का संविधान सभा से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये है कि उनकी देख रेख में काम होगा। तो जब अपनी प्रारूप समिति को देखने जाते हैं तो प्रारूप समिति में हम लोग एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों को देखते हैं। अध्यक्ष के रूप में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखते हैं। हमसे पूछा जाता है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी को पांडुलिपि कमेटी कहते हैं, इसी को मसौदा या मसविदा समिति भी कहा जाता है। तो प्रारूप समिति में हम लोग एक अध्यक्ष और 6 सदस्य देखते हैं।
जब सदस्यों को देखते हैं तो सदस्यों के नाम से एक क्वेश्चन बन जाता है। ध्यान दें, इसके लिए हमें एक शब्द थोड़ा सा याद रखना होगा कि सदस्यों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक शब्द हम लिखते हैं, उस शब्द को आपको याद रखना होगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। गोपाल कृष्ण स्वामी, गोपाल कृष्ण स्वामी खेतान के मित्र और सादुल्ला के मुंशी हैं। ये सब इसलिए लिख लिए जाते हैं कि इन वाक्यों के माध्यम से हम लोग अपने एग्जाम को सरल बना लेते हैं। कभी कभी इन लोगों का नाम याद नहीं आता तो हमें स्टेटमेंट, इनके वाक्य याद रहते हैं। उस वाक्य में जब नाम को सेट करते हैं तो तुरंत विकल्प निकल आता है। एग्जाम में हमारा समय बच जाता है कि हम दूसरे प्रश्न पर विचार कर सकें। तो जब हम इनके नाम को खोलकर देखते हैं तो इनमें हमें जो नाम मिलते हैं, जैसे एक नाम मिलता है पहला गोपाल कृष्ण स्वामी, दूसरा नाम मिलता है गोपाल स्वामी, दूसरा नाम मिलता है कृष्ण स्वामी। इन्हीं को हम लोग कृष्ण स्वामी अल्लादी के नाम से जानते हैं। ये पहला नाम है, ये दूसरा नाम है। फिर हमें खेतान, खेतान से तीसरा नाम मिलता है, हम लोग लिखते हैं डीपी खेतान, डीपी खेतान तीसरा नाम। मित्रा से मिलता है, चौथा नाम है, तो हम लोग लिखते हैं बी एल मित्रा। फिर हमें मिलता है एक नाम और, पांचवा नाम, जिसे हम लोग मोहम्मद सादुल्ला के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोहम्मद सादुल्ला के नाम से। फिर एक नाम मिलता है मुंशी, तो इसको हम लोग के एम मुंशी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? के एम मुंशी के नाम से जानते हैं। के एम मुंशी के नाम से जानते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए कितनी सहजता से नाम लिख दिया हमने। केवल एक वाक्य लिखा है, गोपाल कृष्ण स्वामी खेतान के मित्र और सादुल्ला के मुंशी हैं। जहां एक दो बार हम लोग इन शब्दों को लिखेंगे, गोपाल कृष्ण स्वामी खेतान के मित्र और सादुल्ला के मुंशी हैं, तो देखिए एक हमें नाम मिल गया गोपाल स्वामी, एक नाम मिल गया कृष्ण स्वामी अल्लाद, एक नाम मिल गया खेतान से डीपी खेतान, एक नाम मिल गया बी एल मित्रा, एक नाम मिल गया मोहम्मद सादुल्ला, एक नाम मिल गया के एम मुंशी। हमारे जो कोड वर्ड बने या हम जो भी ट्रिक्स इस्तेमाल करें वो इतनी सहज और सरल होनी चाहिए कि बिना रिवीजन के भी हमें याद रहे। एग्जाम में हम लोग उन्हीं बातों को कर पाते हैं जो बातें हमारे मस्तिष्क में होती हैं। अगर बातें हमारे रजिस्टर में केवल लिखी रखी हैं, चाहे जितनी अच्छी लिखी रखी हो, हम उन बातों से एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। एग्जाम क्रैक करने के लिए उन बातों को दिमाग में रखना होता है, और दिमाग में रखने के लिए कुछ चीज़ों को हम याद करते हैं, कुछ चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से रोकते हैं, और कुछ चीज़ों को हम प्रैक्टिस करके सुधारते हैं। तो जो चीज़ें ट्रिक्स की हैं, जैसे जो भी आप ट्रिक्स बनाएं, आप हो सकता है इससे भी अच्छी ट्रिक्स बना लें, लेकिन जो भी आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करें वो ट्रिक्स हो जो आपको एग्जाम में सहजता से याद आ जाए। अब ये नहीं आपने ट्रिक बना ली कोई और वो एग्जाम में याद नहीं आ रही है, ट्रिक का अनर्थ निकलता चला जा रहा है, तो आप अपनी सहजता के लिए अपने अनुसार शब्दों को मोल्ड करके ट्रिक बना सकते हैं। जैसे हमने जब इसको बनाया तो मैंने देखा कि मुझे सारे नाम मिलने चाहिए, जब ये सारे नाम मिलेंगे तभी मैं इसको लिखूंगा। तो मैंने देखा और लगभग मैंने भी इसी के माध्यम से सफलता पाई। मैंने जिन जिन ट्रिकों को लिखा है या जो भी अपने नोट्स में मैंने डेवलप किया,
तो मैंने देखा कि ये हमें क्लास में एग्जाम हॉल में सहजता से आ जाते हैं। इन सब चीजों को मैं मुख्य परीक्षा में भी इस्तेमाल करता रहा, जिससे मुझे 3 बार सफलता है लगातार मिली। इसलिए आप भी इन चीजों का अनुकरण करें, ध्यान दें। दूसरी चीज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे हम बताएं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ध्यान दें। दूसरी चीज, जैसे हम लोग डीपी खेतान को देखते हैं और बीएल मित्रा को देखते हैं। जब हम लोग बीएल मित्रा को देखते हैं, ये नाम देखिए, बीएल मित्रा, बीएल मित्रा को देखते हैं, तो इनके स्थान पर एक नाम हमें मिलता है एन माधवन। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए प्रारूप समिति में बीएल मित्रा के स्थान पर कौन आया। पहले तो बीएल मित्रा है, जब बीएल मित्रा नहीं रहे तो उनके स्थान पर कौन आया, एन माधवन आए। बीएल मित्रा के स्थान पर कौन आए, एन माधवन आए। उसके बाद हम लोग देखते हैं डीपी खेतान। डीपी खेतान के स्थान पर भी हमें एक नाम मिला। डीपी खेतान के स्थान पर जो हमें नाम मिला उसे हम लोग टीटी कृष्णाचार्य के नाम से जानते हैं। टीटी कृष्णाचार्य, टीटी कृष्णाचार्य के नाम से। देखिए 2 क्वेश्चन यहां पर हमें और मिल गए। एक क्वेश्चन ये मिल गया कि बीएल मित्रा के स्थान पर कौन है, तो एन माधवन, और एक क्वेश्चन मिल गया डीपी खेतान के स्थान पर कौन है, तो जब डीपी खेतान नहीं रहे तब हमें टीटी कृष्णाचार्य मिले। क्लियर है। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो हमने पहले पूरे 6 सदस्य आपको बता दिए, फिर उन 6 सदस्यों में देखा कि कौन से सदस्य हटे और उनके स्थान पर कौन से रिप्लेस हुए। तो हमने देखा बीएल मित्रा की जगह पर एन माधवन आ गए और डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचार्य आ गए। क्लियर है बात। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़े। जल्दी से ले ले भाई।